नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में सोमवार को पूरे परंपरागत तरीके के साथ हर्षोल्लास पूर्वक होलिका का दहन किया गया, जिसकी चर्चा करेंगे हम कुछ देर पश्चात। आप में से कई जने ऐसे होंगे जो कि निम्बाड़ा से मंगलवार वाला जो मार्ग है उस मार्ग से गुजरे होंगे और एक बार गुजरने के बाद शायद आपने तौबा कर ली होगी, कसम खा ली होगी कि कम से कम भविष्य में तो इस मार्ग से कतई नहीं गुजरेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और निम्बाड़ा से जो लोग उदयपुर की ओर जाते हैं वह इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, जो कि अपेक्षाकृत कम समय लगता है। लेकिन इस मार्ग की हालत इतनी अधिक खस्ता है कि आए दिन लोगों द्वारा कई तरह की शिकायत की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे खस्ता मार्ग पर भी लोगों को टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब यह समस्या अगले कुछ महीनों में समाप्त हो सकती है। हो सकता है साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन कम से कम एक काम शुरू तो हुआ। जी हाँ, अब निम्बाड़ा मंगलवार जो है वह सड़क है, जो मार्ग है वह 4 लेन के रूप में तब्दील हो जाएगा, जिसका भूमि पूजन भी निम्बाड़ा क्षेत्र में संपन्न हुआ। लेकिन इस दौरान एक जो चर्चा का विषय बनी रही वह यह कि यह जो मार्ग जो गुजरेगा वह बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र से भी होकर गुजरेगा। लेकिन इसके बावजूद इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान भी बड़ी सादरी के विधायक और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त की अनुपस्थिति बनी रही। ऐसा भी नहीं कि गौतम दत्त अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं हो, वह अपने क्षेत्र में बकायदा मौजूद थे एवं जब भूमि पूजन हुआ उस समय वह अपने क्षेत्र में लोगों की जन सुनवाई कर रहे थे। लेकिन आखिरकार क्यों नहीं आए, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सावरा जी जिसे धार्मिक स्थान पर रोड जा रहा है और सावरा जी के साथ साथ उदयपुर के हॉस्पिटल जो कि हमारे यहाँ का पेशेंट उदयपुर जाता है और हमारा हर व्यक्ति चाहे वो हमारे इस एरिया का हो, छोटी साड़ी का हो, प्रतापगढ़ जिले का हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, सारे इसी रोड से निकलते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। निम्बाड़ा से मंगलवार के मार्ग को लेकर गत कई समय से लोगों द्वारा सरकार एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। इस मार्ग पर आए दिन जाम लगना कोई नई बात नहीं थी और आखिरकार लोगों की मांग पूरी हुई। निम्बाड़ा से मंगलवार तक मार्ग को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा और इस कार्य के लिए सरकार द्वारा राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है और संबंधित को इसका जिम्मा भी सौंपा जा चुका है। मार्ग को लेकर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निम्बाड़ा के विधायक श्री चंद्र कृपलानी, चित्तौड़गढ़ के विधायक आदि मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि यह जो मार्ग गुजरेगा वह बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र से भी होकर गुजरेगा। लेकिन इसके बावजूद बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का न आना चर्चा का विषय बना रहा। वहीं जिले के अन्य विधायक भी इस दौरान मौजूद नहीं थे। सरकारी पैसों का किस तरह दुरुपयोग होता है वह देखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा जो पैसा जिस तरह उड़ाया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, लेकिन गत कई समय से यह प्रदूषण का शिकार हो रही है और हालत यह है कि जहां तक काई फैल चुकी है और तेजी से इसका फैलाव होता जा रहा है। और जब मीडिया में इसको लेकर खबरें आई तो चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा इस गंभीरी नदी की सफाई का जो काम है वह रेट कॉन्ट्रैक्टर पर दिया गया। लेकिन जिस ठेकेदार द्वारा यह काम लिया गया उसके द्वारा बीच में ही हाथ खड़े कर दिए गए और उसका कहना है कि जिस माध्यम से वह काम कर रहा है और उस अनुसार यह पूरी नदी सफाई करने में न जाने कितने महीने लग जाएंगे। अब काम जब रोक दिया तो जिसे काम सौंपा गया निश्चित रूप से
उसके द्वारा जो काम किया गया उसका बिल भी उसके द्वारा नगर परिषद को दे दिया गया होगा या दे दिया जाएगा और नगर परिषद को भुगतान करना होगा क्योंकि उसके कर्मचारियों ने इतना काम किया। तो सवाल यह उठता है कि जब पहले ही पता था कि जिस तरह यहाँ पर केवल ट्यूब में बैठकर काई साफ की जा रही है उसे यह पूरी नदी सफाई नहीं हो सकती है, तो फिर आखिरकार किसके द्वारा नगर परिषद को यह सुझाव दिया गया कि रेट कॉन्ट्रैक्टर पर यह काम सौंप दिया जाए और ट्यूब के माध्यम से यह नदी पूरी साफ हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, जो कि गत कई समय से प्रदूषित होने के साथ ही बड़े पैमाने पर जहां तहां इस नदी में काई जमा हो चुकी है। और नगर परिषद ने गत दिनों यह दावा किया था कि वह इस नदी को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से काई हटाने के लिए यह पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट रेट पर दे रही है और कॉन्ट्रैक्ट रेट पर देने के लिए काई हटाने का काम यहाँ प्रारंभ भी कर दिया गया, जिसके लिए कुछ ट्यूब आदि लगाए गए और ट्यूब की सहायता से यह काई हटाई जाने लगी। उस समय भी चित्तौड़ दर्शन ने सवाल किया था कि जितने बड़े पैमाने पर यह गंभीर नदी प्रदूषित हो रही है और यहाँ काई जमा है, तो क्या यह 2-3 टायर यहाँ पर डालकर सफाई की जा सकेगी? और आखिरकार वही हुआ जिसकी की आशंका चित्तौड़ दर्शन ने व्यक्त की थी। जिस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट रेट पर यह काम दिया गया था, यानी कि काई सफाई करने का, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और यह काम अब बंद कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जितना काम उसके द्वारा किया गया तो निश्चित रूप से उसके द्वारा उसी रेट के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसने ली थी उसके अनुसार उसने बिल भी पेश किए होंगे और उतना भुगतान भी उठा लिया होगा, जिसका वह हकदार भी बनता है क्योंकि उसने तो अपना काम किया। लेकिन नगर परिषद ने यह नहीं सोचा कि क्या ऐसा काम संभव हो पाएगा कि 2-4 टायर अंदर डालकर क्या कॉन्ट्रैक्ट रेट पर जो हमने काम दिया है वह साफ हो पाएगा, और नहीं हुआ। तो फिर जो पैसों की बर्बादी हुई, क्योंकि नदी भी साफ नहीं हुई और काई जहाँ की तहाँ जमी भी, बल्कि काजता की और अधिक बढ़ गई है क्योंकि इसका फैलाव धीरे धीरे होता है और अधिक बढ़ गई। तो नगर परिषद द्वारा जो भुगतान किया जाएगा या किया जा चुका है, तो फिर उसका औचित्य आखिरकार क्या रह गया? इसी कारण कहते हैं कि कई बार सरकारी पैसों की बर्बादी इसी कारण होती है, बिना सोचा समझे काम दे दिया जाता है और यह नहीं सोचा जाता है कि आखिरकार जिसका परिणाम निकल पाएगा या नहीं। अच्छा होता कि इसके स्थान पर चित्तौड़गढ़ के जो बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उसके लिए जिला प्रशासन उन्हें कहता कि यह शहर आपका भी अपना है, और यदि उन्हें निर्देश देता तो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उसके माध्यम से इस नदी को स्वच्छ बनाया जा सकता था, और पहले भी ऐसे हुआ है। लेकिन न जाने क्यों जिला प्रशासन द्वारा बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नगर की जो गंगा नदी है उसको साफ करने के लिए क्यों नहीं कहा गया। पुलिस के बारे में आम लोगों की धारणा यह रहती है कि पुलिस से न तो दोस्ती करनी चाहिए और न दुश्मनी, क्योंकि अधिकांश लोगों की राय पुलिस को लेकर और पुलिस की जो वर्दी है उसको लेकर अच्छी नहीं रहती है। अधिकांश लोगों का यह कहना होता है कि पुलिस जब वर्दी पहन लेती है तो अपने आप को वह बादशाह समझ लेती है और उसके लिए बस पुलिस का जो ये रौब है वही सब कुछ हो जाता है। लेकिन वही पुलिस यदि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कोई काम करे तो निश्चित से लोगों को आश्चर्य भी होता है। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बारा कस्बे में कार्यरत एक एएसआई सूरज कुमार द्वारा किया गया, जिनके पिता की पुण्य स्मृति में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया और वह भी निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 100-200 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग आए, अपना नेत्र का परीक्षण करवाया और इससे लाभान्वित भी हुए, और लोगों ने भी मुक्त खर्च से इसकी प्रशंसा की, और लोग यह भी कहते हुए सुनाई दिए कि पुलिस का यह रूप भी होता है। आपको 1 मिनट लगेगा। यानी 40 आदमी जहाँ एकत्रित होते हैं
माँ उसमें एक सिद्ध व्यक्ति जरूर होता है। तो ये आत्माओं की हमारी दुआएं है ना, आपको सफलता निश्चित रूप से है। ये हमारे मोहम्मद साहब का फरमान है। इसलिए ईश्वर आपको, आप जैसे व्यक्ति अगर राजनीति में हो, पार्टी कोई सी भी उसको लेना देना, तो स्वर्ग बन जाए। ये हमारे मोहम्मद साहब ने इसको स्वर्ग की उपाधि दी है 1450 साल पहले। आपका आशीर्वाद बना रहे, आप यीशु का ये है। मैं तो जंगल में परिवार में नहीं रहता हूँ, परिवार ही बहुत बड़ा है, पर मैं अकेला आया और जंगल से आ रहा हूँ। मैं तो उधर छेरिया महादेव में रहता हूँ। छेरिया, हाँ, आपके साथ ही साथ है साहब। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा मतलब महसूस कर रहा हूँ। ऐसे इंसान जो भगवान रूपी नहीं, भगवान रूपी पैसे की इनको जरूरत नहीं, इनको जनता सेवा, गरीबों की सेवा के लिए ये आज यहाँ खड़े हैं। करोड़पति इंसान भी ये सेवा नहीं कर पाता है। हाथ में 100 ग्राम का कड़ा और गले में 100 ग्राम की चेन उसको अच्छी लगती है, पर ये इंसान ऐसे है ना जो गरीबों की सेवा के अंदर डूबे हुए हैं। और भगवान इनको प्रोग्रेस दे, इनके स्टार लगे जितने लगने हो इनको, और प्रभु आगे प्रोग्रेस दे, लक्ष्मीनाथ प्रोग्रेस दे, आशीर्वाद बना रहे आप लोग। खूब भगवान का रहेगा। और जब भी मैं तो आपके माध्यम से ईश्वर से कहना चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी दे कि मैं मेरा जीवन न्यौछावर कर दूं जनता की सेवा में। मैं तो ये कहूँ भगवान आपको ये बल दे और शक्ति दे, भगवान लक्ष्मीनाथ के आशीर्वाद जिंदगी भर मिलता रहे आपको। गोमाबाई नेत्रालय नीमच द्वारा जिला अंधत्व निवारण समिति चित्तौड़गढ़ की प्रशासनिक अनुमति एवं जिला अंधत्व निवारण समिति नीमच के आर्थिक सहयोग से कोतवाली थाना निम्बाड़ा में पदस्थ एआई सूरज कुमार बेरवा द्वारा अपने पिता सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल स्वर्गीय रामलाल बेरवा की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर अपने पैतृक गांव नेगड़िया कला तहसील बस्सी में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 380 मरीज लाभान्वित हुए। इस शिविर के दौरान कई जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे एवं इस दौरान 56 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। 78 रोगियों के नंबर के चश्मे बनाए गए एवं 245 रोगियों का सामान्य नेत्र परीक्षण किया गया। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित हुए रोगियों को गोमाबाई नेत्रालय नीमच ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका मोतियाबिंद का आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण कर ऑपरेशन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर एएसआई सूरज कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष अपने पिता की स्मृति में इसी तरह निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है। यही नहीं, उनके द्वारा नेगड़िया कला के एक राजकीय विद्यालय में स्वयं के खर्च से एक कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य करवाकर भी विद्यालय को भेंट किया जा चुका है और यह भी साबित किया कि पीड़ित मानवता की सेवा में भी पुलिस तत्परता से काम करती है। एवं कई मरीजों ने भी इस तरह के शिविर की प्रशंसा की एवं उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आने पर काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त हुआ। कैंप आयोजन का मकसद है, आज के दिन मेरे पापा जी की पुण्यतिथि भी है और मैं चाहता हूं कि मेरे पापा की पुण्यतिथि पर कुछ नवाचार हो, कुछ ऐसा परोपकारी कार्य हो जो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको स्वर्ग में जगह ईश्वर प्रदान करे। साथ ही मैं चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति की भी अगर मेरे सहयोग से या मेरी प्रयास से किसी की सहायता हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए, तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। कोई सार्थक प्रयास मैंने मेरे पापा जी से सीखे थे और पापा जी जो करते थे उस कार्य को आगे ही बढ़ा रहा हूँ, वरन कोई मैं नया नहीं कर रहा हूँ, न मैंने कुछ नया किया। ये सब मेरे गांव वालों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता परिवार के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें और न मैं कुछ कर रहा हूँ, ये आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि नर सेवा, नारायण सेवा, जन सेवा ईश्वर की सेवा है और ये करके मैं अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूँ।
जय हिंद जय भारत। सर, इससे पहले भी आप लगभग 2 साल से, मैं देख रहा हूँ 2 साल से आप कैंप आयोजित कर रहे हैं। पहले भी आपने रक्तदान शिविर आयोजित किया, उसके बाद में आप पिछले साल चिकित्सा से जो है शिविर आपने आयोजित किया। अब इस बार आपने जो है नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया। तो आप ये लगातार कैंप जो अपने चल रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रयास ये है कि जिस इलाके से, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, वो लगभग रूरल इलाका है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ के लोग हॉस्पिटल जाने से की अपेक्षा यहाँ पे अगर कोई सुविधा उनको मिल जाए और यहाँ से उनको कुछ सहयोग मिल जाए तो वो अपना इलाज अच्छा करा पाएंगे। और दूसरी बात है, जिस विभाग से मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान पुलिस में, और हमारा राजस्थान पुलिस का एक विश्वास है, लोगो है कि आमजन में विश्वास बढ़ा रहे, अपराधियों में भय बना रहे। तो मैं एक विश्वास को पैदा करने के लिए, और मेरे विभाग का नाम रोशन हो, मेरे माता पिता का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, मेरे समाज का नाम रोशन हो, इस हेतु मैं प्रयास करता हूं कि कुछ न कुछ तो मैं ऐसा कार्य करूं जिससे कि एक अच्छी मैसेज जावे और एक लोगों के लिए अपन रोल मॉडल पेश करें, और एक मेरे से भी कोई एक सीखे कि यार अच्छा कार्य करना चाहिए, और शायद मेरे से कोई और भविष्य में और कार्य करेगा तो एक चेन बनेगी, एक मानव सेवा के लिए चेन बनेगी तो अच्छा रहेगा। हम लोग गोवाबाई नेत्रालय से टीम पहुंची है, जिसके दौरान सभी मरीजों, जितने भी मरीज आएंगे उनका सबका निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाएगा। और उसके अलावा परीक्षण के दौरान जिनको भी दवाई की आवश्यकता होगी या नज़दीक के चश्मे की आवश्यकता, जो निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। साथ ही जिन मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको हमारे साथ ले जाया जाकर, गोवाबाई ले जाया जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। उसके बाद उनकी दवाई, गोली, ऑपरेशन सभी निःशुल्क रहेगा। उनका फॉलोअप रहेगा 1 महीने बाद। उसके बाद चश्मे का नंबर है तो वो सभी हम लोग उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और अन्य बीमारी अगर कोई निकलती है मोतियाबिंद के अलावा तो उसके लिए उचित उपचार की हम लोग सलाह देंगे उनको कि किस तरह से उनको आगे में उसका उपचार करवाना है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में सोमवार 2 मार्च को शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया गया। चित्तौड़गढ़ में कई स्थानों पर गली मोहल्लों में होलिका दहन के अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद थे, लेकिन धुलंडी को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण कई लोग 3 मार्च को तो कई लोग 4 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाएंगे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के जो विधायक कार्यालय, वहां प्रति वर्ष होली पर काफी अधिक धूमधाम रहती है, लेकिन चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होने की वजह से विधायक कार्यालय पर होली का जो धुलंडी का जो पर्व है वह न तो 3 मार्च को मनाया जाएगा और न 4 मार्च को मनाया जाएगा, रंग धैरस पर मनाया जाएगा, जबकि चित्तौड़गढ़ में काफी अधिक धूम रहती है। इसी तरह कई मंदिरों के कपाट भी 3 मार्च को इस ग्रहण की वजह से बंद रहेंगे। बताते हैं आखिरकार चित्तौड़गढ़ में किस तरह संपन्न हुआ होलिका दहन का कार्यक्रम। 3 एवं 4 मार्च को मनाए जाने वाले धुलंडी पर्व को लेकर सोमवार रात्रि तक भी दुकानों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बच्चे अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न तरह की पिचकारियों की खरीदारी करने में लगे रहे एवं कई जने अलग अलग तरह के हर्बल, गुलाल आदि की खरीदारी करते हुए देखे गए। चित्तौड़गढ़ के बाज़ार में इस वर्ष नई तरह की पिचकारियों का स्टॉक आया है, जो कि बच्चों को काफ़ी अधिक आकर्षित कर रहा है। हालांकि कुछ ऐसी पिचकारियाँ भी आई है जो कि आम लोगों के बजट से दूर है, जो कि 1500 से लेकर 2000 रुपये तक बिक रही है। इसमें इलेक्ट्रिक पिचकारी भी शामिल है। व्यापारियों के अनुसार इस तरह की पिचकारी पहली बार चित्तौड़गढ़ में मंगवाई है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक पिचकारी गत कई समय से प्रचलन में हैं। इसी तरह विभिन्न मुखौटे भी बच्चों को काफ़ी अधिक भा रहे हैं एवं कई जनों द्वारा अपने चेहरे को गुलाल, रंग, पक्के कलर आदि से बचाने के लिए तरह तरह के रासायनिक केमिकल भी खरीदे गए। व्यापारियों का कहना है कि होली पर घर से निकलने से पहले यदि इनको चेहरे पर लगा दिया जाए तो कितना ही पक्का रंग क्यों ना हो, चेहरे से आसानी से नहाने के बाद उतर जाता है। नगर के प्रतापनगर, कुंभानगर, सैंती एवं शहरी क्षेत्र में
पिचकारियों एवं हर्बल गुलाल को लेकर कई तरह के विभिन्न काउंटर सजाए गए, लेकिन व्यापारी भी उलझन की स्थिति में रहे कि 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा या 4 मार्च को। लेकिन उनका कहना है कि सोमवार को खरीदारी अपेक्षाकृत ठीक ठाक हुई। एक और जहां दिन भर पिचकारियों की खरीदारी जोरों पर रही, वहीं दूसरी ओर रात्रि होते ही चित्तौड़गढ़ में विभिन्न स्थानों पर शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाने लगा। कुछ स्थानों पर ढोल नगाड़ों के साथ इसका दहन किया गया और कई जगह पर लोग होलिका दहन के बाद इसकी चारों ओर परिक्रमा करते हुए भी देखे गए। होलिका को लेकर कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप राक्षस ने प्रभु भक्ति में लीन अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका को वरदान था कि वह आग में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर आग में जलाना चाहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से होलिका खुद जल गई और भक्त प्रहलाद सकुशल आग से बच गए। चित्तौड़गढ़ में कई स्थानों पर होलिका दहन के दिन गोबर के उपले और लकड़ियों से होलिका सजाई गई और उसके बाद में अलग अलग मुहूर्त में जलाई गई, जबकि कई स्थानों पर आधी रात बाद यह होलिका जलाई जाएगी। इस दौरान लोगों द्वारा रोली, कच्चा सूत, अक्षत पुष्प, साबुत मूंग, बताशे, नारियल, छोटे छोटे उपलों की माला, गेहूं की बालियां और पानी से भरा पात्र रखने के बाद इन सभी चीज़ों के साथ पूजा की गई और पूजा करने के बाद होलिका दहन के दौरान और उसके पश्चात परिक्रमा की गई, जिसे काफ़ी अधिक शुभ माना जाता है। होली पर भद्रा होने के कारण होलिका दहन को लेकर पंचांग भेद के कारण भी एक राय नहीं थी और कई लोग यह भी चर्चा करते हुए देखे गए कि आखिरकार हर त्यौहार को लेकर यह मतभेद की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है। फिर चाहे दीपावली का त्यौहार हो या अन्य कोई त्यौहार, हमेशा मतभेद की स्थिति हो जाती है और इस वर्ष तो होलिका को लेकर भी यह मतभेद हो गया एवं खासतौर पर धुलंडी के पर्व को लेकर जो मतभेद हुआ उसको लेकर कई लोगों ने बताया कि उन्होंने गत कई वर्षों में इस तरह की बात नहीं सुनी कि धुलंडी के पर्व को लेकर भी मतभेद है और यह सब कुछ चंद्र ग्रहण और सूतक के कारण हुआ। अब देखना यह है कि चित्तौड़गढ़ में रंगों की धूम अधिक 3 मार्च को रह पाती है या 4 मार्च को। व्यापारी भी दुविधा की स्थिति में रहे कि 3 मार्च को वह प्रतिष्ठान खोलें या नहीं या 4 मार्च को खोलें या नहीं। इस तरह को लेकर वह एक दूसरे से राय मशवरा करने में लगे रहे। होलिका दहन के दौरान कई स्थानों पर बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद थी, जिनके द्वारा इसमें बालियां डाली गई और बाद में बालियां सेकी गई। खासतौर पर काश्तकार वर्ग इसे अपने लिए काफ़ी अधिक शुभ मानता है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र के साथ ही उपनगरीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में होलिका का दहन किया गया। होलिका दहन को लेकर यह भी कहा जाता है कि असुर राजा की बहन होलिका
को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ाने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई थी। देव योग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। और उसके बाद ही धूमधाम से होलिका का दहन पूरे देश में किया जाने लगा। और यह कथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके अत्याचारी पिता राजा हिरण्यकश्यप की कहानी से जहाँ जुड़ी हुई है, वहीं कई लोग कहते हैं कि जो उनकी भक्ति का विरोध करते थे तो राजा द्वारा ऐसा ही किया जाता था। प्रतिवर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में भी होलिका का दहन किया जाता है और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस होलिका के दहन को लेकर काफ़ी अधिक मान्यता है। एवं उम्र दराज की महिलाएं बताती है कि अब वह बात नहीं रही जो कि पहले होलिका के दहन के समय होती थी और काफ़ी समय पहले ही होलिका दहन को लेकर डंडा रोक दिया जाता था और बाकायदा होलिका के दिन पाठ पूजा की जाती थी। लेकिन अब लोग इसे केवल एक औपचारिक रूप में मनाने लगे हैं, जबकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उसी तरह यह होलिका जलाई जाती है जैसे वर्षों पहले जलाई जाती रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशा। चित्तौड़गढ़ जिले के मंटिया में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया मंदिर में लगभग 1.5 महीने बाद सोमवार को पंडाल खोला गया। राजभोग आरती के बाद पंडाल खोलने के पश्चात नोटों की गिनती का काम हुआ। पहले दिन दान पात्रों से निकली नकद राशि की गिनती की गई। पहले चरण की गिनती में 10 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि निकली। इस दौरान मशीन से भी नोटों की गिनती की गई। नोटों की गिनती के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में पहले दान पात्र से नोट निकाले गए और उसके बाद बंडल बनाए गए, जिसके पश्चात गिनती की गई। नोटों की गिनती का दूसरा राउंड अब 5 मार्च को किया जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक का प्रभाव रहेगा, इसके कारण उस दिन गिनती नहीं होगी। जबकि बुधवार को फुल टोल महोत्सव है, जिसके कारण भी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। सांवलिया जी मंदिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ने लगी है, जहाँ न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात बल्कि देश के अन्य कई राज्यों से भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं, जिनके लिए सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। कई होटलें एवं धर्मशालाएं भी सांवलिया जी में बन चुकी है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर लगातार जो युद्ध किया गया, थोपा गया, वह लगातार जारी है और कई देशों पर न केवल इसका असर पड़ रहा है बल्कि खासा जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है और भारत भी इसे अछूता नहीं है। अहम कई स्थानों पर जिस तरह गत दिनों ईरान में वहां के जो खासम खास है उनकी जो मौत हो गई, उसके बाद मातम मनाया जा रहा है। कश्मीर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, लोग कई स्थानों पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो असर अब होने की संभावना व्यक्त की जा रही है वह पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर, और यदि 2-4-5 दिन और यदि युद्ध इसी तरह जारी रहता है और बमबारी और तेज होती है तो इसके भाव बढ़ सकते हैं। यानी कि भारत में युद्ध का कोई असर कम से कम बम को लेकर, मिसाइल को नहीं लेकर होने के बावजूद लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उन्हें महंगा पेट्रोल और डीजल का खरीदना पड़ेगा। वही इसका असर अन्य कई वस्तुओं पर भी पड़ सकता है और जो महंगाई है, जो पहले से ही काफी अधिक महंगाई भारत में है, वह और अधिक महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आम जनजीवन के साथ ही मध्यम वर्ग भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सोने और चांदी के जो भाव है उसमें तो उछाल आ चुका है। हालांकि चांदी की यदि बात करें, कई लोग कह रहे थे कि 3 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच जाएगी, हालांकि अब तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन युद्ध यदि जारी रहा तो इस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।